कविता की बात कवि के साथ और कवि की बात सुष्मिता के साथ। तो घर में क्या चलती है, आपकी कविताएं या भाभी जी का संविधान? जिस दिन लगेगा जीवन का एक भी मंच खराब हुआ वही आखिरी होगा। सर, अगर राजनीति में देखा जाए तो कोई एक ऐसा चेहरा जिसे देख के आपको लगता हो कि राजनेता ऐसा होता है, और कोई एक ऐसा चेहरा जिसे देख के लगता हो कि नहीं, ये राजनेता बनने के लायक तो नहीं है? गोपाल दास नीरज अगर समाजवादी का प्रचार करे सही, बालकवि बैरागी कांग्रेस का प्रचार मंचों से करे सही है। आज की तारीख के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा में चुन करके गए हैं वो तो सरेआम करते हैं। ये आक्रोश है युवाओं में बीजेपी को लेके, नीट पेपर लीक वगैरह जो अभी वो चल रहा है स्टूडेंट्स का, इस पर आपके क्या विचार है? और जो मेरा विरोध करते हैं वो नेताओं के तलवे चाटते हैं। कुमार विश्वास राम की कविता पढ़े अच्छा लगता है, लेकिन राम जैसा चरित्र कुमार जी का है ये उन्हें सोचना है। वो दौर और था जब हम भी करते थे बंदगी, आज साहित्य के नाम पे उलीच रहे हैं गंदगी। कविता का उद्देश्य कवियों ने यह बना लिया कि सरकार की बुराई करना ही कविता है। यूँ तो मुस्कुराहट अपने आप में सुंदर होती है, पर सुष्मिता का मंदर मतलब सुंदर मुस्कान है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं सुष्मिता शर्मा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ टॉक विद सुष्मिता के फर्स्ट एपिसोड में। आज ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मेरे साथ पहले ही एपिसोड में एक ऐसे कवि जुड़ने जा रहे हैं जो अपनी अनोखी नोक झोंक के लिए, हास्य के लिए और अपने शानदार प्रदर्शन के लिए लोगों में चर्चित हैं। ये अपने बेबाक अंदाज के कारण लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आदरणीय श्री कमल मनोहर जी का। नमस्कार, मैं कवि कमल मनोहर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ वार्ता के इस नए नवाचार के साथ। और ये कहना चाहेंगे कि कृष्ण की बात हो गीता के साथ, गीता की बात कविता के साथ, कविता की बात कवि के साथ और कवि की बात सुष्मिता के साथ। तो पहला एपिसोड हमारा सुष्मिता जी के साथ। धन्यवाद सुष्मिता जी। तो सर, जैसा कि आपको पता है ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो इस फर्स्ट एपिसोड पे ऐसी कोई 4 लाइनें आप सुना दीजिए जिससे एक शानदार शुरुआत हो जाए इस पॉडकास्ट की। निश्चित रूप से होगी। मैं आशीर्वाद स्वरूप आपको ये 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि आपका ये प्रयास साहित्य की अनमोल धरोहर होगा। आपका ये प्रयास साहित्य की अनमोल धरोहर होगा। कविता, शायरी और गुदगुदाहट का मीठा सरोवर होगा। सुष्मिता अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी निश्चित रूप से, और उसका पहला पत्थर मनोहर होगा। ये मेरी शुभकामना है। आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। धन्यवाद सर, ये मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहती हूँ कि घर में क्या चलती है, आपकी कविताएं या भाभी जी का संविधान? नहीं, कुछ नहीं चलता। घर में ही अगर चलती तो मैं बाहर क्यों निकलता। सही है कि नहीं? ये ज़िंदगी यूँ ही नहीं मचलती है, ये ज़िंदगी यूँ ही नहीं मचलती है। घर से बाहर क्यों निकले अगर घर में ही हमारी चलती है। घर में नहीं चलती तभी तो मंचों पे रहते हैं, घर पे नहीं चलती। घर पे तो उनकी ही चलती है जिनकी चलनी चाहिए। तो सर, आज तक का आपका सबसे पसंदीदा मंच कौन सा रहा हो, और आपका सबसे ज़्यादा मानदेही वाला मंच कौन सा रहा है? पसंदीदा मंच और मानदेय का मंच दोनों भिन्न बात है। धन से मन को नहीं जोड़ा जा सकता। मंच वह मानदेय वाला जो मानदेय मिलता है उसमें धन तो मिलता है, पर जरूरी नहीं कि वहाँ मन को संतुष्टि मिले। मेरे जीवन में जहाँ मुझे सर्वाधिक मानदेय मिले वहाँ 4 श्रोता थे, केवल ही 4 श्रोता, और अकूत धन था। मेरी एक कविता है दशा अवतार, केवल वो सुनने के लिए बुलाया गया था। कारपोरेट जगत था पूरा का पूरा लवाजमा, और सुनने वाले केवल 4। किंतु ये कविता का प्रताप है। और जहाँ धन नहीं हो लेकिन सब कुछ हो, ऐसा जो रहा मंच वो रहा बनारस, दास कबीरा। 1 पैसा नहीं। मेरा एक मित्र था आर्यन, उसने गंगा तट पर मंच सजाया, और सामने गुदोलिया का जो पूरा का पूरा एरिया, काशी विश्वनाथ और बनारस विश्वविद्यालय के छात्र, और वो रात जो रस बरसा, दास कबीरा का मैंने संचालन किया। मैं उस मंच को एक अच्छा मंच मानता हूँ। उसके अलावा हाँ, एक और मंच रहा। एक जगह थी बागोर,
वहाँ योगेंद्र शर्मा जी ने मुझे बुलाया और उसमें 9 संचालक थे, उस समय भारत के श्रेष्ठ संचालक 9, और उस कवि सम्मेलन का संचालक मैंने किया। वो अद्भुत रचना हुई और वो यादगार है। तो मन की दृष्टि से ये दोनों कवि सम्मेलन, और धन की दृष्टि से वह जिसमें श्रोता ही नहीं थे। और तब मैंने लिखा भी था, वो दौर और था जब हम भी करते थे बंदगी, वो दौर और था जब हम भी करते थे बंदगी, आज साहित्य के नाम पे उलीच रहे हैं गंदगी। वो दौर और था जब हम भी करते थे बंदगी, आज साहित्य के नाम पे उलीच रहे हैं गंदगी, और चांदी के चंद टुकड़ों के लिए कोई भी बुला ले कमल, गणिकाओं से बदतर हो गई हमारी ज़िंदगी। आज तो ये स्थिति हमारे से पूछा जाता है पेमेंट क्या लोगे, उन्हें ये मतलब नहीं है कि कविता क्या है। तो मंच का स्वरूप बदला है। सर, कई कवियों के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आपका कवि कुल में साहित्य से और इसके रूप मतलब इसके अनुसार अगर आपको देखा जाए तो आपको कवि नहीं मानते हैं वो लोग, क्योंकि कहते हैं कि आपको मात्र गणना, वन गणना और इनका ज्ञान नहीं है। नहीं, वो सही कहते हैं ये बात। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने मेरे जीवन में कोई कविता कागज पे नहीं लिखी आज तक। पूरी लाइफ में मेरा कोई कविता संग्रह नहीं है, कोई कविता संग्रह नहीं है। कारण ये, मैंने जो पढ़ाई करी वो मैं विज्ञान में, साइंस बायोलॉजी थी मेरे, उसके बाद में नौकरी लग गया। तो कविता के लिए जो मात्रा, मीटर, छंद, ये कभी मैं इससे बंध के नहीं रहा। एक कवि हुए लोकेश कुमार सिंह साहिल, हुए क्या है, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कवि सम्मेलन के बाद कि कमल, अगर तेरी कविताओं में मीटर आ जाए तो आनंद ही और हो जाए। मैंने कहा बैठो। कि आप कहाँ हैं? कि घर में। तो आप जब घर में रहती हैं सुष्मिता जी, तो आपके घर में बिजली आती है, तो आपके यहाँ मीटर लगा हुआ होगा, क्योंकि उससे आपका बिजली का खर्चा पता चलता है। मीटर है ना घर में। और जब हमारे कवि सम्मेलन होते हैं वो चौराहे पे होते हैं, तब क्या करते हैं, बिजली के लिए खंबे पे लगा देते हैं आकुड़िया, वहाँ मीटर नहीं होता है। तो हम लोग तो बिना मीटर के आदमी हैं। मैं मानता ही नहीं मैं कवि हूँ, मैं भी नहीं मानता। कवि मतलब मीटर, छंद, व्याकरण, इसका ज्ञान मुझे है ही नहीं। मैं तो मनोरंजन करता हूँ। जो लोग हैं ना सामने बैठे, मुझे जो मानदेय मिलता है उस कवि सम्मेलन में आधे से 1 घंटे का मिलता है, इतना मैं बोलता हूँ। मुझे उसके साथ न्याय करना है। ज्ञान के लिए तो 56 तो चैनल है। आप बाजार में, किताबों में रील रही, रोज प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, मोरारी बापू बोल रहा है, सारे बड़े संत बागेश्वर जी बोल रहे हैं, फिर नेता बोल रहे हैं। ज्ञान तो वहीं बहुत है। व्याकरण से इतर, जब माँ अपने बच्चे को सुलाती है, कौन सा व्याकरण है? तब मैं कहना चाहता हूँ कि बात जो कृष्ण के मुख से निकले तो वो गीता हो जाती है। बात जो कृष्ण के मुख से निकले तो वो गीता हो जाती है। हिमगिरी से कोई नद निकले पावन सरिता हो जाती है। मैं तो कुछ शब्दों को बस उलट पुलट सा करता हूँ, मैं तो कुछ शब्दों को बस उलट पुलट सा करता हूँ, आप उन्हें छू देते हो तो वो कविता हो जाती है। मेरे श्रोता, मेरे चाहने वाले, आज 10 से 20 लाख लोग मुझे रोज देखते हैं। न तो वो व्याकरण जानते, न मैं व्याकरण जानता। अगर मैं व्याकरण जानता न तो न तो वो मुझे देखते और न मैं उन्हें देखता। मुझे ये बताओ, पढ़े लिखे तो प्रधानमंत्री कहीं आए, भारत को कहाँ ले गए? और एक चाय वाला बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, आज देश को कहाँ ले गया? तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जीवन की जरूरत है। जैसा कि अभी आपने कहा कि पढ़ाई का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर भी कहीं जो कवि है वो आपको बोलते हैं कि आपके लिए बोलते हैं कि जो कवि कमल मनोहर जी है एक स्पेसिफिक पार्टी के कवि है, एक स्पेसिफिक पार्टी के प्रवक्ता है, जिस पे सिर्फ वो उसी के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्टी के कवि बन के रह गए या फिर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रथम तो वो जो भी कहते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे श्रोता जो मुझे कहते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। तो जो मेरे साथी कहेंगे वो तो बिल्कुल सत्य ही होगा ना। कोई भी कवि झूठ नहीं कहता है, उसका बड़ा कारण है। मेरे दिक्कत क्या है कि जब भी कभी चुनाव आते हैं, आपके यहाँ भी चुनाव होते होंगे, तब आपने देखा चुनाव का प्रचार होता है। तब प्रचार होता है, तब क्या कहते हैं, वोट हाथ को देना है,
वोट साइकिल को देना है, प्रत्याशी का नाम थोड़ी लेते हैं, हाथ 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 साइकिल साइकिल साइकिल। वैसे ही क्या होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब चुनाव लड़ते हैं ना तो ये कहते हैं वोट कमल को देना है, वोट कमल को देना है। मेरा नाम कमल है, मैं कहाँ जाऊँ? सही नहीं है। और वाकई ये सच बात है, आज मैं इस पॉडकास्ट में भी कह रहा हूँ ताकि जो दूसरे लोग रहे ना, मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ, सनातनी कवि हूँ और प्राय मेरा झुकाव सनातन और राष्ट्र की तरफ रहता है। और वर्तमान के अंदर मेरी कविता है, क्योंकि आपको जब आप देखेंगे यूट्यूब चैनल्स सारे कवियों को, वो ज़्यादातर सरकार की बुराई वाले मिलेंगे। प्राय कविता का उद्देश्य कवियों ने ये बना लिया कि सरकार की बुराई करना ही कविता है। नहीं, मेरा उद्देश्य अलग है। मैं सरकार की अच्छाइयाँ लोगों तक ले जाता हूँ। एक तो क्या मुझे कम दिखता है, इसलिए मैं अच्छा ही देखता हूँ, अब बुरा देखने की फुर्सत ही नहीं है मुझे। तो जो भी सत्ता के अंदर है उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ तो सारे कवि लोग ले जा ही रहे हैं। और फिर मैं न तो देखो वीर रस का कवि, न मैं कोई अध्यात्म रस का कवि, न मैं ज्ञान रस का कवि, न मैं कोई मठाधीश, न मैं कोई ब्रह्मचारी, न मैं कोई ऐसा नहीं कि जो मेरे पर लेबल लगा हुआ है कि मैं कोई अच्छा इंसान हूँ। तो मैं तो उन्मुक्त आदमी हूँ, पागल। तो मैं वो काम करता हूँ जो कोई दूसरे नहीं करते। वाकई मेरा झुकाव राष्ट्रवादी जो भी है विचारधारा उसके साथ है। वर्तमान में जो राष्ट्रवादी और सनातनी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मेरा झुकाव उसकी तरफ है। और मेरे सारे मित्र कांग्रेस वाले हैं, जो कांग्रेसी मित्र सनातनी हैं उनके कार्यक्रम में मैं जाता हूँ और जय जयकार करके आता हूँ। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। विचार के साथ हूँ मैं, और उस विचार के साथ हूँ जो सनातनी है। मगर सर, जैसे अगर कवियों का किसी पार्टी को लेके बात करना या फिर किसी पार्टी की तरफ झुकाव रखना वो सही है? क्योंकि कवि का तो मतलब सिर्फ कविताओं से है, पार्टी से या फिर ये राजनीति से, इससे नहीं है। तो आप सिर्फ उसकी तरफ हो, बीजेपी की तरफ हो, आप कांग्रेस की तरफ नहीं हो। अगर आप, जब आपने बोला कि मैं सिर्फ अच्छाई बताता हूँ या फिर मैं सिर्फ पार्टी के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसी कुछ अच्छाइयाँ तो कांग्रेस में भी रही होगी। बिल्कुल। तो उस पर तो आपने कभी बात नहीं की? जैसे नहीं करी। मैंने तो कांग्रेस के बारे में जितना अच्छा लिखा किसी ने लिखा ही नहीं आज तक। बढ़िया भी लिखा हुआ है। और आप जो कह रहे हैं ना, मुझे आप बताओ, आप किसी की बहन है तो भाई हो सकती हैं क्या? बहन ही हो सकती है। आपका भाई भाई है तो वो बहन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उनके आराध्य राम है, सूर्य के कृष्ण है, मीरा के कृष्ण है, मार्क्स लेनिन उनका वामपंथ है। मुझे ये बताओ कौन सा मार्क्सवादी कवि वामपंथी राष्ट्रीय हुआ और कौन सा राष्ट्रीय कवि वामपंथी हुआ? जब वो सही है, मैं पार्टी का प्रचार तो नहीं करता, कम से कम मैं तो सत्य का प्रचार करता हूँ और बदले में कोई चाहता ही नहीं हूँ। और इससे नुकसान क्या होता है पता है बहन? इसमें नुकसान होता है मंच मिलने का, तो उसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मैं धन के लिए कुछ करता ही नहीं। महीने के 3 कवि सम्मेलन करता हूँ, वो मेरे पास रहते हैं हमेशा, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और है, मैंने आज तक कभी किसी नेता की फ़ोन नहीं किया। मैं जो मुझे कहते हैं ना, जो लोग पार्टी का है, आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी का आज तक पूरी लाइफ में 1 रुपया नहीं लिया, मंच से कह रहा हूँ। और जो मेरा विरोध करते हैं वो नेताओं के तलवे चाटते हैं। मैं कमल शर्मा मंच से कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी नेता का कवि सम्मेलन के लिए कभी भी जीवन में फ़ोन नहीं कराया। तो सर, सरल भाषा में कह सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी पार्टी के एक बहुत बड़े भक्त हो। नहीं, भक्त होना तो अच्छी बात है। मैं असुर नहीं हूँ, भक्त तो हुई। नरेंद्र मोदी का ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था, वह विचार जो राष्ट्र के साथ है, सनातन के साथ है, मैं उसका भक्त हूँ। नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, विचार है। वह व्यक्ति उसी दिन मर गया जिस दिन उसने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा। वही व्यक्ति होता तो अपनी माँ को जला के शाम को राजदूत से नहीं मिलता। आज जो विपक्ष है, कई लोग कहते हैं कि ये दिखावा भी है उनका। किसके लिए भाई? दिखावा करेगा तो किसी को दिखाने के लिए तो करेगा ना। किसे दिखाएगा वो? जिसकी प्रेमिका नहीं, जिसकी पत्नी नहीं, जिसका परिवार नहीं, किसे दिखाएगा? चलो, मैं पॉडकास्ट देख रहे सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, किसको दिखाएगा? वह व्यक्ति, पहले लोग मलोनी सब करते थे,
और वो वहाँ गया तो क्या लेके गया? चॉकलेट, मेलोडी। आपको पता है आपके घर में आपको चॉकलेट किसने दिया आज तक? पापा लेके आते पापा। पहला शब्द पापा ही आया ना, पापा या दादा। उसने उस रिश्ते को परिभाषित कर दिया कि वो राज्याध्यक्ष जो लोग बातें करते थे ना, मेलोडी मेलोडी, एक चॉकलेट देके उसने परिभाषित कर दिया कि भारत का संस्था प्रधान, भारत का शासक, भारत का प्रमुख सेवक पूरे विश्व के राजनेताओं के लिए पिता की जैसा है। उससे आप, वो दौर भी था जब लोग गुलाब के फूल लेके जाते थे, है, वो दौर भी था जब सिगरेट और शराब लेके जाते थे। मैंने अपने जीवन काल में किसी राजनेता को चॉकलेट देते नहीं देखा। ये जो चॉकलेट देना एक पिता का स्वभाव है। उसने अपने रिश्ते को परिभाषित किया, ऐसा मैंने लिखा भी है, मेरी पोस्ट काफ़ी वायरल भी हुई थी। सही है कि नहीं? तो और उसको नहीं हो तो अपन तो ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा। तो आज ये सुन लो कि उसने जीवन को सुभाषित कर दिया, उसने जीवन को सुभाषित कर दिया, जीवन के सारे राग देश को उसने निर्वासित कर दिया। लोग बातें बनाते रहे न जाने किस किस प्रकार की, उसने चॉकलेट देके रिश्ते को परिभाषित कर दिया। ऐसे कई लोग हैं वर्तमान में। आपको बता दें, जो भी राजनेता है, जीवन राजनेता का साधारण नहीं होता। हम लोग सुबह शाम अपने परिवार से मिल लेते हैं। आप किसी सांसद का जीवन देखना, 5 साल तक वो परिवार से नहीं मिल पाता, वो बाहर खाना नहीं खा सकता, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो उनका जीवन त्यागमय होता है। सभी राजनेता अच्छे होते हैं प्राय, सही है कि नहीं? कुछ राजनेताओं ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन व्यक्ति से नाम लेने से इतर ये होगा, जो व्यक्ति सच को सच कहे वह राजनेता अलग प्रकार का होता है। तो और वर्तमान के अंदर जो मुझे प्रिय है, अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो सबसे अच्छे लगते हैं उसमें राजनेताओं में डॉक्टर सतीश पूनिया। आपने देखा होगा वो अभी राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन अपने शेड्यूल को रखा है। फिर भी जब वो अध्यक्ष थे तो भी क्रियाशील थे। चुनाव हारने के बाद हरियाणा को जिताना, बिहार में जाना और विनम्रता रखना, ये उनका गुण रहा, मानवीय गुण। और उसके बाद में हम देखें कांग्रेस से अगर हम देखते हैं तो मुझे प्रभावित करते हैं सचिन पायलट। इतना होते हुए भी वो अपनी विनम्रता को नहीं खोते। अगर वो थोड़ा सा भी धैर्य को खो दे या थोड़ा सा कठोर हो जाए तो वो काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों जो चरित्र है मुझे प्रभावित करते हैं। कांग्रेस से सचिन पायलट, वर्तमान में अगर एक व्यक्ति को पूछा जाए, और इससे नाराज नहीं होना चाहिए, बहुत से लोग और भी हैं। मेरे यहाँ के सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो मुझे प्रभावित करते हैं। मेरे यहाँ के विधायक हैं, आपके देखा जाए तो राज्यवर्धन जी राठौड़ रहे मेरे सांसद, कुलदीप जी रहे, महेंद्र जी रहे, सारे ही लोग जो मेरे मित्र हैं, रामलाल जी शर्मा रहे, ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं और मुझसे बड़े प्यार से बोलते हैं। मेरे विपक्ष के विधायक मनीष यादव है मेरे यहाँ से, वो भी मुझे सम्मान देते हैं पूरा का पूरा। तो कांग्रेस बीजेपी का फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे रहते हैं। अच्छा है सर। हाल ही में एक पार्टी का गठन हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो भारत के युवाओं ने बनाई है। सोशल मीडिया पे 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये आक्रोश है युवाओं में बीजेपी को लेके, नीट पेपर लीक वगैरह जो अभी वो चल रहा है स्टूडेंट्स का, इस पर आपके क्या विचार है? अच्छी बात है अगर ये होता मूवमेंट। कल उसका 4 तारीख को हम सब ने देखा। दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये हुई, मैं युवाओं को, आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके जो आंदोलन है उसमें चरित्र का होना आवश्यक है, कैरेक्टर। अन्ना आंदोलन सफल क्यों हुआ? उसके पीछे कैरेक्टर था अन्ना का। अन्ना की पृष्ठभूमि सेना से जुड़ी हुई थी। अन्ना आज भी पवित्र है, आज भी मूवमेंट कैसा भी हो गया हो, लेकिन अन्ना पवित्र है। दूसरा जो मूवमेंट रहा वो रहा जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण का। उनका चरित्र आज भी पवित्र है, मृत्यु के बाद भी। और उससे पहला मूवमेंट हुआ गांधी, महात्मा गांधी का चरित्र आज भी पवित्र है। राजनेता का चरित्र का पवित्र होना आवश्यक है, सही है कि नहीं? मैं ये 4 पंक्तियां कहता हूं जैन जी तुम सबको, कि दुआ में असर कर चाहता है तो दर्द पैदा कर।
दुआ में जितना दर्द होगा तभी तो असर होगा, परमात्मा सुनेगा। दुआ में असर चाहता है तो दर्द पैदा कर, और इस मौसम में प्रेम चाहता है तो हवा सर्द पैदा कर। और ये फुस फटाकों से, जो देखा था ना कल जैन में, पुरुषों ने स्त्री का वेज पहना रखा है, वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आदमी से ज़्यादा यूट्यूबर है, नेगेटिविटी आ रही है। वो जो नेता है वो 3 घंटे नहीं रुक पाया और बेहोश हो गया है। इस तरह का नेता थोड़ी होता है। अन्ना हजारे बुढ़े थे, 45 दिन तक भूखे रहे। अरविंद केजरीवाल भूखा रहा है वहाँ, तब जाके क्रांति आती है। तो दुआ में असर चाहता है तो दर्द पैदा कर, और माहौल में खुशहाली चाहता है तो हवा सर्द पैदा कर। और इन फुस फटाकों से क्रांति नहीं आएगी, इन फुस फटाकों से क्रांति नहीं आएगी। अगर क्रांति लाना है तो मोदी जैसा मर्द पैदा कर। हमें आगे भी, विपक्ष को भी कह रहा हूँ, तुम्हें मोदी का काउंटर करना होगा। मोदी जैसा व्यक्तित्व चाहिए। आज की तारीख में आप समझ रहे हो, पहले मोदी थे, फिर योगी आ गए, फिर हेमंता बिस्वा आ गए, फिर अन्नामलाई आ गए, कितने तैयार हो गए। विपक्ष एक नहीं कर पाया। मुझे बताओ, राहुल गांधी के बाद कोई तैयार हुआ हो तो? ममता बनर्जी खत्म, शिवसेना खत्म, अकाली दल खत्म, शरद पवार खत्म, और उनके 6 तैयार हो गए। भजन लाल हो गए, आप बताओ, है नई पीढ़ी तैयार कर दी। और यहाँ वही अशोक गहलोत, सचिन पायलट रोज चल रहा है, वो उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है। पर हमें क्या लेना देना? देख, हमें तो कविता बनानी है। तू जीत गया तेरी बना देंगे, तू जीत गया तेरी बना देंगे। राजस्थान से मतलब नहीं है। राजस्थान में हम राजनीति में दिमाग नहीं लगाते। सर, जैसा कि हम जानते हैं आजकल कवि जो है कविताओं का मंच छोड़कर राम कथा, भगवत कथा इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये कविताओं के साथ सही हो रहा है या ये सही कर रहे हैं, जो अपना ये छोड़ के कविताओं का ये साथ छोड़ के वो कहीं और जा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया है, और ये वायरल भी होगा। आपका ये प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये वायरल भी होगा। देखो, किसी ज़माने के अंदर यहाँ बाहर के आते थे और उनके शो के अंदर लाखों रुपए के टिकट बिकते थे। आज की तारीख में जो नई जेनजी है वो भजन गा रही है, मेरी झोपड़ी में राम कब आएंगे, ऐसा है। आज एक पीढ़ी के अंदर हुआ है। और अगर कवि राम कथा कर रहे हैं तो उनमें समर्पण हो तो बढ़िया बात है, लेकिन उसके लिए चरित्र का होना आवश्यक है। राम कथा कर रहे हो तो राम जैसा चरित्र रखो। अभी एक कवि है दिल्ली के, वो राम पे कविता पढ़ता है, और उसने क्या करा, अपनी लुगाई को छोड़ दिया। जैन समाज से आते हैं, अपनी औरत को छोड़ दिया। वो औरत है ना, उनकी बच्ची है, वो परेशान हो रही, और उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुई। आप लगाओ, पहले तो पत्नी को छोड़ दिया, फिर ओपन हार्ट हुई, उसके बाद एक ब्राह्मणों की बच्ची से शादी करी पत्नी को छोड़ के, और कथा राम की कर रहा है। पब्लिक सब जानती है सर आपका चरित्र। हम क्यों नहीं करते राम कथा? क्योंकि हमारे में 17 गुण है। लोग ही कह देंगे अरे ये राम कथा कर रहा है, कल तो इसकी नोक झोंक देखी थी। मगर सर उसमें गलत क्या है? अगर वो नहीं, राम मैं कथा... दूसरा मैं ये नहीं कह रहा, गलत बिल्कुल ही नहीं है। आप उसे राम कथा का रूप मत दो, कविता का रूप दो। जैसे अमन अक्षर भाई है, वो कविता पढ़ते हैं राम की, वो ये नहीं कहते मैं कथावाचक हूँ। प्रियांशु गजेंद्र पढ़ते हैं, है कथा कौन नहीं पढ़ता? हमारे बहुत से कवि पढ़ते हैं राम की शक्ति पूजा कवियों ने भी लिखी थी, लेकिन कथा व्यास नहीं बने थे। कुमार विश्वास राम की कविता पढ़े, अच्छा लगता है, लेकिन राम जैसा चरित्र कुमार जी का है, ये उन्हें सोचना है। उन्होंने शादी लव मैरिज करी है, सही है कि नहीं? उसके बाद जब आदमी आप बात करो, वैचारिक रूप से भी वो स्थिर नहीं है। कभी आम आदमी, कभी आज है, कभी वो और कभी वो। राम की कथा करने के लिए कथा व्यास होना बहुत बड़ी चीज़ है। कथा व्यास का चरित्र होना चाहिए। आप ये लिखो मैं राम का कवि हूँ, व्यासपीठ नहीं हो सकती। कविता अच्छी है, मैं उन कवि का भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, प्रेम करना अच्छी बात है। पति पत्नी उनका निजी विषय है, वो जाने, उनका काम जाने, मैं इसको कहता भी नहीं। लेकिन आप राम कथा का ढोंग मत करो। वो जो कपड़े पहन के आप अपने आप को राम समझते हो ना, वो नहीं। सर, आपको कभी बीजेपी की तरफ से किसी पद का नेतृत्व करने का मौका मिले तो आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे? इसका एक 4 पंक्तियां हैं। बीजेपी वालों आप भी सुन लेना, सारे परेशान रहते हैं बहुत से लोग। तब कहना चाहूँगा कि जिसकी गीत दुनिया गाती हो, जिसके
गीत दुनिया गाती हो, वो गायक क्या बनेगा? और जो बचपन से ही नालायक हो, वो लायक क्या बनेगा? और हम तो हर रोज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम हर रोज सांसद और मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हमारा जैसा आदमी विधायक क्या बनेगा? ये फालतू की चीज़ है, हमारे पद का त्याग है। आज मैं एक नई चीज़ और बता रहा हूँ, इसी मंच के माध्यम से पॉडकास्ट में, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पद नहीं लिया। मैं प्रिंसिपल हूँ एक विद्यालय में, लेकिन आज तक मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे नहीं बैठा, मेरे को इच्छा ही नहीं है, इसलिए तो मैं उलमस्त रहता हूँ। मुझे कोई क्या देगा? मैं बीजेपी का हूँ, बस हूँ, मानते हैं वो तब। उसके लिए आपको पद की जरूरत नहीं है। पद है ना अपने पास, मैं मनुष्य हूँ, ये पद कम है क्या? अच्छा देखो, राम बनना आसान है, कृष्ण बनना आसान है, कठिन है तुलसी और मीरा बनना, कठिन है हनुमान बनना। मैं उस परंपरा का आदमी हूँ, तो ये सारा रहता है। और आपको आज एक नई बात बताऊँ, लोग मोदी जी के दीवाने सारे हैं। मोदी जी की धर्मपत्नी है यशोदा बहन, उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो कई बार मैं ही कंडक्ट करता हूँ, और मेरा समर्पण उनके प्रति है। और आपको ये आश्चर्य होगा, सब लोगों को आज मैं बहुत जोरदार बात कहता हूँ, हर व्यक्ति मोदी को पिता के रूप में चाहता है। आप भी चाहते हो मेरे पिता मोदी जी हो। हर व्यक्ति मोदी को भाई के रूप में चाहता है, आप भी चाहते हो। हर व्यक्ति मोदी को राजा के रूप में भी चाहता है, लेकिन कोई भी पति के रूप में तो नहीं चाहेगा ना। तो मैं तो मोदी को पति के रूप में चाहता हूँ, कुछ इच्छा नहीं, कष्ट ही मिलेगा। मेरे आइडियल यशोदा बहन है, मोदी नहीं। तो हमें तो जीवन में कष्ट भोगना है, लेकिन हम जानते हैं हम जिसके लिए कष्ट भोग रहे हैं वो देश के लिए कष्ट भोग रहा है। हमारा त्याग समर्पण वाला है, हमें इच्छा ही नहीं, हमें मोदी से मिलने की इच्छा नहीं। कई बार होता है ना, आप ये प्रश्न पूछती कि मोदी जी मिले तो आप क्या कहोगे? जरूरत ही नहीं मिलने की, क्यों मिलेंगे हम उससे? वो मिलने की कहेगा तो भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तेरे से, बात हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये है, बिना इच्छा के, देखो छोटा सा जीवन है, हम जी भर के जी रहे हैं बस। और एक सूत्र है हमारे जीवन का, लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन कैसा अच्छा होता है, हम हर मंच को जीवन का आखिरी मंच समझते हैं। ये पॉडकास्ट जो आपके बीच कर रहा हूँ ना, क्या पता आज शाम को ही मैं रहूँ ना रहूँ, इसलिए मैं वो सब बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में है। आपका पॉडकास्ट सुंदर हो, जो मेरे मन में विचार है वो बिना किसी रोक टोक के कहता हूँ। इसके परिणाम चाहे जो आए, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है। अगर हमने किसी की निंदा भी करी है तो उसकी पॉजिटिव निंदा करी है। चलिए सर, एक बार फिर हम साहित्य की ओर बढ़ते हैं। कई जगह जो कवि सम्मेलनों में आपकी जो नोकझोंक होती है उसे लोग अश्लीलता का रूप दे देते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मेरी नहीं, दूसरी कई बार जो नोकझोंक कर रहे हैं अभी लोग कवि, वो हल्के हो जाते हैं, द्विअर्थी संवाद बोलते हैं, है ना? हाँ। नारी के बॉडी शेमिंग करते हैं। हाँ, वही। मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरी किसी भी नोकझोंक में नारी के सम्मान के साथ समझौता नहीं है, पहली बात। दूसरा, मेरी कोई भी हास्य प्रयास या नोकझोंक अंत में नारी का सम्मान करते हुए है। कभी भी कवियत्री को मैं नीचा नहीं होने देता, उसे मैं बड़ा समझता हूँ। और मैं कहता भी हूँ कि आप मेरे काव्य कुल की पावन गरिमा है, आज की इस महफिल की आप पावन क्षमा है। अगर छोटी है तो मेरी बहन की तरह है आप, और अगर बड़ी है तो आप मेरी माँ है। यह कहकर के मैं विराम भी देता हूँ, सही नहीं है? और जितनी भी कवियत्रियाँ हैं, श्रेष्ठ कवियत्रियों से लेकर के जो कल की बच्चियाँ आई हैं, उनके साथ भी मैंने नोकझोंक करी। तो कभी हमारे मन में ऐसा भाव नहीं रहता, और एक पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये जो आप कह रहे हो ना अश्लीलता वाली, ये निर्धारित होती है। वही कवियों को आप देखोगे तो वही 4 पंक्तियां बोलते हैं और काम हो जाता है। मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि मैं हर बार नया देता हूँ। हर कवियत्री पूरी तैयारी के साथ अपने करो, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आज तक मैंने कभी तैयारी नहीं करी। आज तक मैंने कवि सम्मेलन से पहले किसी कवियत्री से कविता को लेके बात नहीं करी। कवियत्री तो दूर है, कवि से भी बात नहीं करी कभी, नेवर इन लाइफ। और ना मैंने कभी किसी कवि को पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया ना, न तो मैंने कभी लिखा, न मैंने कभी पढ़ा।
आनंद करता हूँ। बस परमात्मा की कृपा है, बोल रहा हूँ जब तक है, जब तक बोल रहा हूँ। जिस दिन लगेगा जीवन का एक भी मंच खराब हुआ वही आखिरी होगा, उसी समय कह देंगे तेरी लीला तू संभाल हम हमारे। सर, कवि मंचों की कोई ऐसी घटना जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, और कोई ऐसी घटना जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा हो? नहीं, ये कवि मंच एक हमारा परिवार है, हम सबके सुख दुख में काम आते हैं। अभी 2 घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और पॉडकास्ट के लोगों आपको भी ध्यान होगा। वीररस के बड़े कवि हैं मुकेश मोलवा जी। अभी उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि मृत्यु के मुख से वापस आए। उस समय संपूर्ण काव्य जगत ने या समाज सेवा ने उनके लिए प्रार्थना की, और आज वह वापस मंचों पर भी है, स्वस्थ भी हैं, खुश भी हैं। तब पता पड़ा कि हमारा परिवार एक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इसको प्रदर्शन कर लेते हैं, ये गलत लगता है। और दुख कब होता है, जब हमारे राजस्थान के ये कवि हैं अब्दुल गफ्फार साहब, उनके लकवा आ गया, गोभक्त हैं वो सारे के सारे, तो अभी भी वो कष्ट के अंदर है, तब उनको देख करके दुख होता है। मंच कई बार ऐसी घटनाएं होती है, जैसे इंदिरा इंदु के पति जी का गुजरना मंच पे, प्रहलाद नवीन है उनका गुजरना, पार्थ नवीन के पिता, मंच पे कई बार हो जाता है। हमारे कई कवि मंचों पे गुजर जाते हैं, तो फिर उस लाश को लेके जाना। अभी कल ही एक युवा बच्चा नितेश व्यास, उसे हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, एक्सीडेंट में चले गए। एक बहुत बड़े कवि थे ओम जी व्यास, वो भी एक्सीडेंट में। अभी हमारे पास क्या होता है, उनकी माँ की कविता आती है, तो हमें लोग कहते हैं कि कमल जी ये कवि चाहिए, तो हमारे आंसू आ जाते हैं कि अब कहाँ से लाऊं मैं ओम व्यास को, वो तो गुजर गए। ओम प्रकाश आदित्य, हमारे कई कवि रात को चलते हैं ना, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके साथ। तो कवि मंच हमारा परिवार भी है, और कवि मंच में हमारी ऐसे लोग जलते भी हैं, तो प्रेम भी करते हैं तो जलते भी हैं। प्रेम करने वाले प्रेम करते हैं, जलने वाले जलते हैं। और वो हमारे एक कहावत है कि काम चलता रहता है, आनंद करो। क्या सर कभी ऐसा हुआ है कि मंच पर हुई नोकझोंक के बारे में कवि सम्मेलन के बाद किसी कवि के द्वारा या फिर किसी कवित्री के द्वारा अश्लीलता का आरोप लगाया गया हो, फिर उनके द्वारा कहा गया हो कि ये आपको उस समय नहीं बोलना चाहिए था, उस समय ये कविता नहीं बोलनी चाहिए थी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, होगा उस दिन छोड़ दूंगा। अगर ऐसा होता तो मैं कैसे करता? हाँ। अगर ऐसा होने के बाद भी मैं नोकझोंक कर रहा हूँ, तो या तो मैं पैसे के लिए बिकता हूँ या मैं नकटा हूँ। मैंने कभी नहीं किया। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी वो बोली से किसी बच्ची को या किसी को तकलीफ हुई, तो मैं छोड़ दूंगा। निंदा कोई भी कर सकता है। हाँ। कवियत्रियों को तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन कवियों को हो जाती है कई बार। हाँ। कई बार क्या होता है कि कवियत्रियों को लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। उनको ये लगता है जैसे कवियत्री उसी की है, तो भाई वो है तो शादी कर ले। हाँ। सही नहीं है क्या? तो उन लोगों को तकलीफ हो सकती है, बाकी कभी नहीं। देखो कवियत्रियाँ मैंने पहले ही कहा ना, नोकझोंक करना है मनोरंजन का साधन खाली। और आज भी बता रहा हूँ बहन तुम्हें, नोकझोंक करने के लिए चरित्र होना चाहिए। अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो आप नोकझोंक नहीं कर सकते। पावन होना चाहिए। अगर आप में कमी रहेगी तो कोई भी उंगली उठा देगा। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर इन लाइफ। हाँ, लोगों को तकलीफ हो सकती है, श्रोता वर्ग को हो सकती है। मेरी देखे जैसे यूट्यूब पे देखा, अब वो क्या सोच रहा है उसका तो मेरे पे बंधन नहीं है। और जिस दिन भी हुआ किसी भी कवियत्री को मेरी बोली से कष्ट हुआ, उसके बाद नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। सर, जब भी कभी आपके द्वारा कवित्रियों के साथ मंच पर नोकझोंक की जाती है, तो घर पे जाने के बाद भाभी जी का क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर? वो जानती है कि ये वाइब्रेशन मोड है, खाली बोलता ही ये करेगा कुछ नहीं। तो वो भी जान करके यही कहती है। फिर वो कभी कभी ये जरूर कहती है, किसी को परेशान मत करा करो पति जी आप भी। और फिर ज़्यादातर जो कवियत्रियाँ हैं, ज़्यादातर वो उसको ननद की जैसे मानती है। सारी कवियत्रियों के मेरे पारिवारिक संबंध भी है, जो मेरे जीवन में आ गई ना, वो मेरे परिवार का सदस्य भी है। आज डॉक्टर भुवन मोहिनी है, गौरी जी हैं, इधर से आप आ जाओ कोमल नाजुक हैं, इधर से अनामिका जी आ जाओ, तो वो मेरे घर की बहन बेटी की जैसी भी है। ऐसे नहीं है कि नोकझोंक कर लिया रिश्ता खत्म हो गया। आधी रात को हम उनके लिए मरने को भी तैयार रहते हैं। वो हमारे बच्चों से भी प्रेम करती है, और हम उनके बच्चों से, उनके परिवार से हमारे अच्छे संबंध। सर, कवि कमल मनोहर जी का आज के युवाओं के ऊपर क्या ख्याल है कि
जो इंटरनेट, एआई और इन सब के अंदर ही रह चुका है जो युवा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत सुंदर प्रश्न नहीं है, ये बहुत सुंदर विमर्श है। मैं आज सभी जेन जी, जेन एक्स सबसे निवेदन करता हूँ, प्रेम करो। प्रेम करो अपनी पुस्तकों से, प्रेम करो अपने माता पिता से, प्रेम करो मनुष्यता से, और प्रेम करो पवित्रता के साथ। मैंने देखा कि वर्तमान में जो नई जनरेशन आ रही है उसके पास प्रेम के नाम पे कुछ नहीं है। वो बातें तो लंबी चौड़ी कर लेगी, लेकिन जब उसे बात करी जाए उनके पास स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य रूपी धन को उन्होंने नशे पते में या टेंशन में या कैरियर को लेके ख़त्म कर लिया। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कई बार कि बहनें, लव जिहाद का नाम आता है, ये सब आता है। आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा कारण है कि एक पढ़ी लिखी बच्ची किसी अनपढ़ के साथ चली जाती है? उसका कारण ये है कि जो पढ़ लिख करके कैरियर में, पैसे में, ये सब आकर के भी वो समय देना भूल जाते हैं परिवार को। तो मेरा ये प्रार्थना है, प्यार करो, डूब करके प्रेम करो, आनंद करो और खुश रहो। आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहो। आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। और ये जो है ना वासना, ये बेकार की चीज़ है, इससे कुछ नहीं पड़ा हुआ है ज़िंदगी के अंदर। और मैं तो कई बार बहनों को भी कहता हूँ, जो है ना बहनें ये इस चक्कर में पड़ जाती हैं, तो माता पिता आपके हैं, सारी जिम्मेदारी रखती हैं। ये 4 पंक्तियाँ लेकर के जाना कि विस्फोटक बांधे की तन से तो फट करके आएगी, विस्फोटक बांधे की तन से तो फट करके आएगी, नफरत की बोली बोलेगी तो बट करके आएगी, सनातनी के साथ गई तो सातों वचन निभाएगा, सनातनी के साथ गई तो सातों वचन निभाएगा, और कटे हुए के साथ गई तो फिर कट करके आएगी। रोज हम देखते हैं, और वो ब्रीफकेस में ये मिलते हैं सारे के सारे। तो ये कब मिलता है? जो युवा जनरेशन को मैं कह रहा हूँ, स्वस्थ रहो। आने वाला समय स्वस्थ का है, स्वास्थ्य का। स्वस्थ रहो और काम करो, कोई कमी ही नहीं है, न तो काम की कमी है। आज आप करना चाहो तो 800 रुपये मिलते हैं मजदूर को ही, भोजन करो और आनंद करो। मगर सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो भाईचारे में बिलीव करती है। वो सब लोग हिल मिल के रहना और ये सब कुछ चाहते हैं। तो फिर ये तो एक रिलीजन के थ्रू या फिर धर्म बांटने वाली बात हो गई है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ, आप और मैं दोनों हूँ, अगर हमें 70 साल हो गए, इसी माटी में रहते हैं, और हमारे को जब जरूरत पड़ी देश प्रेम के गीत गाने की, तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से, धर्म, मजहब, अपनी परंपरा, अगर वो देश का सम्मान नहीं कर पाता, तो फिर ऐसा किस काम का है? भाईचारे का मतलब है दोनों तरफ से। मैं कभी भी कट्टरता के पक्ष में नहीं हूँ। आज के पहले हम सहजता से राम राम बोलते थे, हिंदू भी राम राम बोलता था, मुसलमान भी राम राम बोलते थे। ताजिए के नीचे से निकलते थे हम, कव्वालियाँ होती थी, अजमेर के अंदर भी तब कव्वाली होती थी। आपको मैं एक नई चीज़ और बताता हूँ कि मेरे जीवन का पहला मंच, उसकी मैंने निजामत करी है। 14 साल की उम्र के अंदर निजामत करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अजमेर उर्स के अंदर एक कायड़ विश्राम स्थली है, तब केडी खान साहब वहाँ के नाजिम हुआ करते थे, और मैं उस कवि सम्मेलन का निजामत करके आया था। मैंने बुखारी शरीफ का तर्जुमा किया है। मेरी नात आज भी पढ़ी जाती है। जो लोग कहते हैं ना भाईचारे की, हमने लिखा, जो लिख करके बताए, मुसलमानों को कह रहा हूँ कि उम्मत है मोहम्मद की, हमारी जात है अफजल। उम्मत है मोहम्मद की, हमारी जात है अफजल, न तो हम जमाती हैं न हम अहले सुन्नत वल। मेरे जितना कौन लिखेगा? मैं पढ़ा हूँ सर, लेकिन दुख कब होता है जब आप ये कहते हो कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। हमसे ज़्यादा भाईचारा कौन निकालेगा? आपको पता है, आपने अजान सुनी होगी, रोज़ सुनते हो ना, आपके पड़ोस में भी मस्जिद होगी। वो क्या कहते हैं अजान में? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई भी नहीं है पूजने के योग्य सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। हमने विरोध किया कभी? नहीं किया ना। और कब सुन रहे हैं? 70 साल से सुन रहे हैं, जबकि हम 80% है। लो एक दिन करो अपने मंदिर से ऐलान कि दुनिया में कोई भी हनुमान जी के अलावा पूजने के योग्य नहीं है, फिर देखते हैं भाईचारा कितना है। करो मस्जिद से, भाईचारा बराबर का है।
मैं तो ये कह रहा हूँ, एक पिता की 3 संतान है, कोई किसी भी धर्म को माने पर माने प्रेम से, है भाईचारा एक तरफा थोड़ी होगा। तुम्हारी बेटी मेरे घर आई तो मैंने उसको स्वीकार किया, मेरे यहाँ जब मरियम आई तो मैंने उसको ममता बढ़ाया, और आज वो बुढ़ापे में आ गई और आराम से वो चाहे तो नमाज पढ़े चाहे तो पूजा करे, और मेरी बच्ची गई तुम्हारे यहाँ और तुमने उसको सलमा बनाया। तुम्हें सुनीता पसंद नहीं है, सलमा पसंद है। आमिर खान की तीसरी लुगाई है, तीनों हिंदू है, शादियां हिंदुओं से हुई और बच्चे सारे मुसलमान। क्यों भाई? अगर भाईचारा था तो एक बच्चा तो हिंदू भी हो सकता था ना, क्या माँ पे कोई नहीं गया? तो भाईचारा सिर्फ हम निभाए, चलो हम तो तैयार है, अगला भी निभाए तो सही ना। तो मेरा ये मानना है, मैं जितना प्रेम करता हूँ ना अल्लाह से और उसके पैगंबर से, उतना कोई मुसलमान भी नहीं करता। लेकिन ये जो बताते हैं और बोलते हैं ना, ये इस्लाम नहीं है, न ये कुरान में है, ये मुल्ला का इस्लाम है, अल्लाह का नहीं है। और भाईचारा तो होना ही चाहिए, भाईचारे के बिना देश नहीं चलता। मैं भाईचारे का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? सर, अगर आज आपकी उम्र 18 साल होती, वैसे तो मंच पे देखा जाता है कि अभी भी युवा ही है, मगर आप अगर आज युवा पीढ़ी में होते तो क्या ऐसा करते और क्या ऐसी चीज़ें नहीं करते ताकि ये युवाओं तक मैसेज जाए और वो लोग भी आपसे कुछ सीख लें? अगर वो मुझे करोड़ों रुपए दे दूं मैं उसको, अगर मुझे कोई 18 साल का कर दे आपके नहीं, पास आपकी बातों नहीं, मैं से बता सर रहा आप हूँ वही, जवान हो। नहीं जवान होने से नहीं, शरीर तो साथ नहीं देता है ना। आज की स्थिति अलग है। आपको कहता हूँ, आपके पास है, आपके पास ऊर्जा है, आप जहाँ ठोकर दोगे पानी निकल जाएगा। अगर मैं आपकी तरह होता, मैंने वो दौर देखा है जब घर में लाइट नहीं थी, हम सरकारी रोशनी से पढ़े हैं। आज आपके पास टेलीविज़न है, माता पिता है, सरकार का दिया सब कुछ है। आज आप चाहो तो चांद सितारे नीचे ला सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, दुनिया में कहीं भी, भारत में ही नहीं दुनिया में, न तो कोई भ्रष्टाचार होता है, न कोई पार्सलिटी होती है। जो पढ़ता है उसकी नौकरी लगती है। आपने भी अड़ोस पड़ोस, अभी अपने EWS हुए हैं, उसमें कई ब्राह्मण बच्चों की भी लगी है। अभी हमारे पड़ोस में रेगरों के बच्चों की लगी है। जो पढ़ाई करेगा उसकी तो लगेगी, जो मेहनत करेगा उसकी लगेगी। आज हमारे नाई थे, पहले नाई का काम नाई करते थे, आज सारा काम छोड़ दिया, मुसलमान करने लग गए। काम करो ना, कमी कहाँ है? आज आप AC ठीक करने वाला आता है, 1000 रुपये ले लेता है, लेता है कि नहीं लेता? कारीगर ही नहीं मिलते। काम करने वालों को कोई कमी नहीं है। मैं अगर 18 साल का होता तो जी भर के जीता, और सबसे पहले तो 5-6 साल प्रेम करता, और ज़रूर करता। और प्रेम करने का आनंद था। आपके ज़माने में तो अब नहीं है, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, इसमें अटक गए। हम तो खत लिखते थे। हमने जब खत लिखा तो लिखा था, क्या लिखें क्या ना लिखें, तू ही बता खत में उन्हें, लिख दे जमाने की खुशी या गम लिखे खत में उन्हें। कहाँ से खत शुरू करें ये हम समझ पाए नहीं, और जिसकी उपमा दें उन्हें वो शब्द ही आया नहीं। प्रियतम लिखें या जिंदगी, तू ही बता खत में उन्हें। तो ये आनंद कब था? जब खत था। और अब ये करके 2 डब्बे बना दिए लाल लाल, वो करके 5वें दिन होटल में चले गए हैं, 6ठे दिन प्रेम खत्म। आपके प्रेम का मतलब क्या है? एक होटल का टिकट, एक मोबाइल, और उसके बाद आपस में एक दूसरे पे लांछन लगाना। शादी हो जाए तो छोरे छोरी, और शादी नहीं हुई तो कोर्ट केस। प्रेम का है, वासना है ये तो सारी। अगर मैं होता 18 साल का तो सबसे खूबसूरत होता, क्योंकि जो 18 साल का है उसे कुछ नहीं करना, पढ़ाई करो। प्रेम का मतलब पुस्तकों से प्रेम, धंधे से प्रेम, माता पिता से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, ये सब होना चाहिए। आज के यूथ को अगर आप कोई मैसेज देना चाहो आपकी शायरी में, आपके अंदाज में, तो वो क्या होगा? कम शब्दों में एक बड़ा मैसेज उन तक पहुंच जाए। यहाँ मैं शायरी नहीं करूँगा, सीधा मैसेज है। पहला, मतदान करो। अगर आपकी उम्र 18 से अधिक है तो मतदान करें, चाहे आप किसी से भी करें। दूसरा, स्वस्थ रहें। और तीसरा, हफ्ता में एक बार, दिन में नहीं हफ्ते में एक बार परिवार के साथ भोजन करें, बस, और कुछ नहीं। ये सूत्र है या कविता नहीं। मतदान करें
तुम्हें न तो लड़ाई करने की ज़रूरत, न तुम्हें किसी प्रकार की नफ़रत की बात करने की ज़रूरत, न किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत, न लाठी चलाने की ज़रूरत। आपने अगर सही व्यक्ति को मत दे दिया तो 5 साल आपका विचार चलेगा। वो सही नहीं उतरे तो अगली बार बदल दो उसे। स्वस्थ, अगर स्वास्थ्य सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और परिवार सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कवि बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? नहीं, दिल टूटना जरूरी है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, दिल होना जरूरी है। दिल होना जरूरी है, और इसमें तो फायदा है। मैंने क्या कहा, प्रेम करो। मैंने ये तो नहीं कहा सामने वाली करे। नहीं, जब कोई शायर बनता है या फिर जब कोई कवि बनता है तो हम उसे ऐसे मजनू ऐसे करके उसको देखते हैं, तो देखते थे, अब नहीं। अब तो कोई बनता ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। हाँ। अब तो प्रेम की शायरियाँ कहाँ लिखी जा रही हैं, मुझे ये बताओ। मनुष्य जो अब लिख रहा है वो तो केवल या तो वामपंथ में डूबी हुई है या दक्षिण पंथ में डूबी हुई है। प्रेम कहीं ना कहीं खोया हुआ है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, दिल होना जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि कवि होने के लिए मनुष्य होना जरूरी है। दिल होना चाहिए। दिल ही नहीं है तो काहे की कविता होगी, और होगा तो टूटेगा भी। और या तो टूटने में भी फायदा है। वो नहीं है क्या, वो आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तना थे 100 में भी अनहने। तो अगर दिल टूटेगा तो कितनी जगह टूटेगा, तो कितनी कविताएं हो जाएंगी। ये अच्छी बात है। दिल टूटना भी अच्छा है, दिल लगना भी अच्छा है। सर, आने वाले 10 सालों में क्या इतने कवि रह पाएंगे? क्योंकि अभी जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो इन सब चीज़ों में नहीं है। तो आने वाली जनरेशन में क्या कवि आगे बढ़ पाएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी भी हम देखते हैं ना, जब नए कवियों पे हम बहुत दिमाग लगाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम मंच पे आना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट में उन युवा कवियों के लिए कह रहा हूँ। तो एक चीज़ हमें देखना कि हमें एक रात के 50 से 1000, 1 लाख, और कई कवियों को तो 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। इसका मतलब 1 मिनट के 5000, या 1 मिनट के 500 रुपये, या 1 मिनट के 100 रुपये, इतना मानदेय तो मिलता ही है। तो हमें उतनी अच्छी बात करनी होगी ना। पिछले कुछ दिनों से नए कवि आ नहीं पा रहे। हाँ। दूसरा कारण जो है, जो देश की स्थितियां पैदा हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो नया साहित्य का सृजन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। पहले साहित्य के सृजन में भूख थी, है। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक चूल्हा रोआ चक्की रही उदास। ये कविताएं थी कब की? आज़ादी के बाद के काल की, क्योंकि तब गरीबी और भूखमरी थी। अब आज आप लिखो भूखा मर रहा है तो लोग हंसेंगे, क्योंकि अब तो अन्नपूर्णा चलती है 5 रुपये में, कोई भूखा है ही नहीं। आज आप लिखोगे मैं दीपक की रोशनी में पढ़ रहा था, कैसे लिखोगे? लाइटें घर घर में, उज्ज्वला योजना है। आज चूल्हे में आँच में मेरे धुआं आ रही थी, इस पर भी गीत बने हैं माँ की तुम्हें। तो आज आपके घर में गैस है, उज्ज्वला योजना है। कैसे आएगी? सुख में कविता लिखना कठिन है, दुख में तो कोई भी लिख ले। अगर आपको कोई मारे तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें कहो जो सुख में आंसू आ जाए तो वो चरम होता है। तो आज जो भारत में कवि होगा वो श्रेष्ठ होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज भी है। हाँ। अभी आपने देखा मेरी वार्ता के दौरान, न मेरे पास कोई पेन, न मेरे पास कोई कलम, और आज भी मैंने कम से कम 5-4 नए मुक्तक पढ़े हैं। चाहे वो मीटर ज्ञान में, व्याकरण में नहीं होंगे, मैं आज भी कह रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर है, ये परमात्मा की कृपा है, तो आप लोगों को भी नया लिखना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप जिस भी विचारधारा के हो, विरोध के, पक्ष के, सारे के सारे, तो कवियों का फ्यूचर ब्राइट है। और आज आपको बताएं, सब खत्म हो गए। नाच गान खत्म हो गए। हाँ। पहले औरतों के डांस होते थे, खत्म हो गए। कठपुतली डांस खत्म हो गया, रामलीला खत्म हो गई, रासलीला खत्म हो गई। कवि सम्मेलन आज भी हैं, आज भी कवि सम्मेलन हो रहे हैं। कवि सम्मेलन खत्म क्यों हो रहे हैं? ये खत्म कर रहे हैं ये दलाल लोग, जो कवि सम्मेलन के अंदर कवि आ गए। हाँ। जो क्या करते हैं, कवियों का शोषण करते हैं, कवियों के नाम पे कमीशन खाते हैं। और ये लोग किसी भी, आप जो कह रहे हो ना, मुझे तो आपको पता है कि मैं बीजेपी का हूँ, तो अगर मैं बीजेपी का हूँ तो सरकार भजन लाल की है। हाँ। मुझे कवि सम्मेलन मिलने चाहिए खूब। जयपुर के अंदर ही 10 कवि सम्मेलन सरकार करती है 1 साल के। और आज मैं 40 साल से बीजेपी का हूँ, तो 4000 कवि सम्मेलन हो गए। मैं तो जयपुर नहीं आया कभी भी। इसका मतलब मैं बीजेपी का नहीं हूँ। और जो आए हैं
वो बीजेपी का विरोध करने वाले भी हैं, तो वो क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? चाहे भजन लाल आए, चाहे वसुंधरा आए, चाहे बेरू सिंह आए, और चाहे अशोक गहलोत आए, ये कुछ नहीं होते, इनके दलाल बैठे हुए हैं। वो साहित्यिक जो दलाल है ना, ये पुल बनाने वाले दलालों से खतरनाक है। पुल बनाते हैं और मकान बनाने में जो भ्रष्टाचार होता है ना, वो तो दिख जाता है, लेकिन साहित्यिक भ्रष्टाचार पीढ़ियों को खत्म कर देता है। ये जो दलाल लोग हैं, ये फटाफट रूप बदलते हैं, और रूप बदल करके दोनों सरकारों के अंदर जाके अपना कमीशन खाते हैं और नए कवियों का शोषण करते हैं। मतलब उनको 5,000 दे के उनके नाम से 50,000 ले लेंगे। ये उनकी आदत है। मैंने जिस कवि सम्मेलन की आपको बात करी ना, पहला कवि सम्मेलन कायड़ विश्राम स्थली का, वो मेरे उस्ताद के साथ गया था मैं। उन दिनों मेरे उर्दू के उस्ताद थे मुंशी जमालुद्दीन यक्ता, किशनगढ़ के इमाम थे। उनको 100 रुपये इमामत के मिलते थे। हम दोनों चले गए वहाँ, और हमें 500 रुपये मिले उस कवि सम्मेलन के। उन दिनों में, ये बात है सन 93-94 की। उन दिनों में 500 रुपये बहुत होते थे। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करोगे, उस समय का सीनियर IAS जो उनके समाज का माना हुआ मुसलमान था, उसने 5,000 पे दस्तखत करवाए मेरे से। अब तो जन्नत नशी हो गए। तो हमने देखा है जीवन में, और आज भी हो रहा है। ये जो ठेकेदार होते हैं ना, ये करते हैं, तो ये कई है सारे के सारे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पर आप ये बात तो मानते हैं कि कवि सम्मेलन अब कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ? नहीं, कवि सम्मेलन बढ़ रहे हैं। पहले कवि सम्मेलन होता था जयपुर में, मामूर्ख, आपको पता है, बहुत बढ़िया होता था। विशंबर जी कराया करते थे, और अभी विशंबर जी है, लेकिन उसको कराने वाले पंडित सुरेंद्र दुबे ब्यावर वाले, वो गुजर गए। उन्होंने उस परंपरा को कायम रखा। समझे कि नहीं? एक ही कवि सम्मेलन होता था और महत्वपूर्ण था। आज किशनगढ़ रेणमाल में कवि सम्मेलन होता है, शाहपुरा में होता है, मनोहरपुर में होता है, बैराट में होता है, सांबर में होता है, देवली में होता है, उनियारा में होता है। कवि सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा ना, ये दलाल, वो क्या करते हैं कि ऐसे कवियों को ले जाते हैं, 2 तो बढ़िया और 4 उसमें कर देते हैं, तो रात भर फिर कवि को जो सुनने आते हैं वो गालियाँ बक के चले जाते हैं। तो कवि सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन कवियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, ऐसा मेरा मानना है। कविता का जो फील्ड है ना, वो तो जिंदा रहेगा, क्योंकि कविता में कोई संगीत नहीं होता, कोई ना ढोलक ना मंजीरे, कविता होती है। कविता जिंदा रहेगी। कविता मर गई तो आप ये समझ लो सभ्यता मर जाएगी। सर, अब हम एक रैपिड फायर खेलेंगे। बिल्कुल, मेरे को भी अच्छा लगता है कोई भी चीज़ फायर हो में, जिसमें मैं आपसे सवाल करूंगी और आपको एक इंसान का जवाब, मतलब एक इंसान का बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। कवि कुल में कौन से वो कवि है जो कवि मनोहर जी को बहुत प्रिय है? अभी? हाँ, प्रेजेंट में या फिर जो भी आपके पास्ट में प्रिय, तो हम बदल नहीं सकते ना, जो आपका प्रिय, अभी तक आपके प्रिय है। कठिन तो बहुत है, लेकिन कुंवर बेचैन। और कवि कुल में कविताओं के अनुसार कौन से प्रिय हैं? कविता के अनुसार ही वो थे, कुंवर बेचैन ही थे। उसके बाद अगर हम देखें तो गोपाल दास नीरज। और कवि कुल में मित्रता के अनुसार आपको कौन ज़्यादा प्रिय है, जिनसे आपकी मित्रता बहुत रही हो? राम बदावर, मुकेश मोलवा, ये सारे कवि वीर रस के हैं। और अमित शर्मा, ये सारे मुझे प्रिय हैं। और एक कोई कवित्री जिसके साथ आप मंच पे अभी तक गए नहीं हो, मगर आपको उनके साथ मंच साझा करना हो? सबके साथ गया हो। एक अंजुम रहबर जी हैं, उनके साथ मेरा नहीं रहा, हालांकि मैं उनके पति राहत इंदौरी साहब के साथ रहा हूँ, अंजुम रहबर जी के साथ, और वो वृद्ध भी हो गई बहुत। कोई ऐसा शहर या मंच जहाँ आपको अब कवि सम्मेलन करने का मौका मिले तो आप वहाँ जाना चाहोगे? आसाम और बंगाल जाना चाहूँगा, क्योंकि बंगाल को मेरी ज़रूरत है। अब से पहले वहाँ बंगाल जो मैंने आपको बताया ना, अभी वो दलाल जाते थे, क्योंकि ममता जी के होने के कारण वहाँ राष्ट्रीयता नहीं थी। वहाँ क्या होता था, वही जो आदमी थे ना मीठा बोलने वाले, चूरण वाले, चूरण चटनियाँ बिकी थी बंगाल में। देखो अब बंगाल नई हवा आई है,
तो वहाँ शायद नए कवि जो कवि हैं वो जा पाए। सर क्या अभी मैं कवि कमल मनोहर जी को एक टास्क दूं और उस पे वो इंस्टेंट शायरी मुझे बना के सुना दे कुछ 4 लाइनें, तो कोशिश कर सकता हूँ, पक्का नहीं कह सकता। तो सर मान लीजिए आपको मुझ पर ही कुछ 4 लाइनें बोलनी हो तो आपको कौन सी 4 लाइनें बोलना चाहोगे? अगर आप पे बोलनी हो तो अच्छी बोलनी चाहिए। हाँ। सही है कि नहीं? कि आने वाले वक्त की पहचान है, आने वाले वक्त की पहचान है, आने वाले साहित्य का ये सुंदर निशान है। यूं तो मुस्कुराहट अपने आप में सुंदर होती है, यूं तो मुस्कुराहट अपने आप में सुंदर होती है, पर सुष्मिता का मंदर मतलब सुंदर मुस्कान है। वह मुस्कान जो सुंदर हो उसे सुष्मिता कहते हैं। सही है कि नहीं? तो परमात्मा आपको आगे बढ़ाए। और अगर आप नहीं होती, सपोज करो मैं 18 साल का होता, तब क्या लिखता? ये इसलिए बोल रहा हूँ पहले ही, कल ना कोई मुझे कुछ कहे कि तेरी भोली सी सूरत पे लिखूं कविता गजल लिख दूं, तेरी भोली सी सूरत पे लिखूं कविता गजल लिख दूं, अगर दिल दे दे तू मुझको तेरे दिल पे कमल लिख दूं। और इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर एक बार आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल, मैं सभी श्रोताओं से पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि जैन जी है, नई हस्ताक्षर है, आप इनका मनोबल बढ़ाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े और अधिक से अधिक शेयर करें। बातें अच्छी लगी हैं तो आप इसको बढ़ाएं। और आगे आप किस कवि से मिलना चाहते हैं या किसी हस्ती से मिलना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में डालें। नमस्कार।